हेलो। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन, अधिकतर आंदोलन किस पर केंद्रित होते हैं? किसी खास मुद्दे पर। जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसानों का आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित था, किसानों की बात सुनी जाए, इस पर क्या था? केंद्रित था। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। और जो ऐसे आंदोलन होते हैं वो क्या देते हैं? एक डेडलाइन देते हैं सरकार को। कहेंगे सरकार यदि हम अभी तक हमारी बातें नहीं मांगेगी तो हम दिल्ली कूच करेंगे, किसानों ने कहा था ना। तो ये क्या है कि जो ऐसे आंदोलन होते हैं वो किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं और एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। और वो एक टाइम दे देते हैं कि बस हमें जो भी लक्ष्य, मतलब जो सरकार से मांग अपनी बनवानी हो, उसके लिए क्या करते हैं? एक सीमित समय सीमा बता देते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं, कुछ आंदोलन होते हैं ज्यादा यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर जगह व्याप्त हो, यानी कि बहुत बड़ी मांग होगी और व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। और इस व्यापक लक्ष्य को क्या है? बहुत बड़ी समयावधि लगता है। जैसे महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देना, महिलाएं, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये कोई सीमित समय सीमा के भीतर नहीं दिया जा सकता। हालांकि दिया जा सकता है लेकिन दे नहीं रहे ना। आज आजाद देश जब से आजाद हुआ तब से महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देना, संसद भवन में 50% सीटें रिजर्व कर देना, महिलाएं कब से मांग कर रही हैं? भाई जब पुरुष के बराबर महिलाएं हैं तो संसद भवन में कितनी परसेंट सीटें दी जाए? 50%। लेकिन इस मांग को नहीं माना जा रहा था। ये व्यापक है, ये क्या, और ये यूनिवर्सल भी है। ये मांग यूनिवर्सल भी है, सिर्फ अपने देश नहीं बल्कि हर देश में ऐसा होना चाहिए। और एक व्यापक लक्ष्य बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। जब लक्ष्य बड़ा हो तो बहुत बड़ा समय लगता है। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था। जो नेपाल में जो लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ, क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? विशिष्ट था। राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए क्या करना? बाध्य करना, मजबूर करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। यानी राजा ने क्या किया था? कुछ आदेश दिया था और उस आदेश के कारण राजा ने लोकतंत्र को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। क्या? संसद को भंग कर दिया और उसको प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया। तो ये भी क्या था? एक विशिष्ट उद्देश्य था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। भारत में ये जो विशिष्ट आंदोलन होते हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? एक इसका उदाहरण, नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। दरअसल नर्मदा नदी पर एक बांध बन रहा था। क्या बन रहा था? बांध। उस बांध का नाम क्या था? सरोवर, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर। अब देखो यही चीज, अब हमारी बात सुनो कुलदीप। जब लड़का तैयारी करता है किसी नौकरी की तो वहां कहेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो कहेंगे यार ये तो पढ़े नहीं। तो काहे नहीं पढ़े भैया? अगर सामाजिक विज्ञान किताब उठा के पढ़ते तो याद होता। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? नर्मदा नदी पर। इसलिए किताब पढ़ना जरूरी है। जब तुम किताब नहीं पढ़ोगे ना तो तुमको फिर जीके क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि यार जीके कैसे पढ़ें? जीके तो सब एक लाइन कैसे रट जाएगा? देखिए, वो रटना इसलिए पड़ता है क्योंकि पहले तुम 6, 7, 8, 9, 10 किताब नहीं पढ़े। अगर किताब पढ़ो तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप अब याद हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना? नर्मदा नदी पर। यहाँ लिखा नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग क्या हुए? विस्थापित हुए। देखो होता क्या है कि दो तरफ से पहाड़ी से एक, मान लो नदी ऐसे बह के आ रही है, ऐसे ऐसे नदी बह के आ रही है, ऐसे इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है। अच्छा, नदी का पानी क्या है? नीचे है। तो ये पहाड़ किनारे इधर भी लोग बसे हैं, इधर पहाड़ किनारे लोग बसे, नदी का पानी पीते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इधर पहाड़, ध्यान देखना, इमेजिन करना, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, नदी ऐसे बहते आ रही है, ठीक है। इधर नदी किनारे लोग हैं, इधर नदी किनारे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे नदी के बीच में क्या बना दो? एक बांध। अब एक बताओ, इधर पहाड़, इधर पहाड़, इधर नदी पे एक बांध बना दी तो पानी पीछे क्या होगा? रुक गया। अच्छा, पानी रुकेगा तो जितनी ऊंची दीवार खड़ी करोगे वहां तक भर जाएगी नहीं? पीछे तक, पीछे साइड। अब इधर साइड किनारे किनारे फैलेगा। तो ये जो पहाड़ के किनारे लोग इधर हैं जो रह रहे थे, उनको तो जगह छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ, बांध कम से कम 200 मीटर 300 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। अच्छा, 300 मीटर ऊंचा, 150 मीटर, लगभग सब 150 मीटर ऊंचा, 150 मीटर ऊंचा बांध बना दोगे तो पीछे कितना पानी भर जाएगा? बहुत अधिक। पूरा जिले का जिले भर जाता है पानी। एक जिले की जगह के बराबर पानी भर जाता है पीछे, समझ लो। तो बहुत से लोग हटते हैं वो क्योंकि जब तक बांध नहीं बना था
तब तक पानी फुल नहीं था, तो नीचे नदी में बह के चला जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नदी पे बांध बना दिए तो आसपास के जिले लोगों को क्या करना पड़ता है, हटना पड़ता है। अच्छा, जहाँ बांध बना देते हैं, इतनी ऊंची दीवार बना दिए, इधर भी ऊंचा पहाड़, इधर भी ऊंचा पहाड़, पानी फुल भर गया पीछे, तो अब क्या करते हैं, बांध से 3-3 पाइप लगा देते हैं। उस पाइप से जब पानी को गुजारते हैं ना, तो ऊपर जब पानी गिरता है ना, बड़ी स्पीड से गिरता है, उसी में लगा देते हैं टरबाइन। क्या लगा देते हैं, टरबाइन। और उससे क्या बनती है, बिजली। तो बांध बनाते हैं। अब बांध इतना ऊंचा बना दिया, सोचो, इधर इतना ऊंचा पहाड़, इधर इतना ऊंचा पहाड़, इधर बांध बना दिया, इधर से पानी आता था रुक गया, अब अपने से कंट्रोल करके जोड़ रहे हैं। अच्छा, बांध से कई लाभ भी है। बांध से बिजली बनाए, फिर बांध से किनारे किनारे 2 नहर बना दिए, तो उस बांध से जब मन होता है, उसी बांध से क्या करते हैं, नहर में पानी भेज देते हैं, और नहीं तो नदी में भेज देंगे। और आगे क्या है ना, कंट्रोल से पानी कैसे भेजते हैं, कंट्रोल करके, जितना भेजना है उतना भेजेंगे, जितना नहीं भेजना उतना ही भेजेंगे। तो देखो, एक बांध से नहरों की सिंचाई हो जाती है। दूसरा ये कि बांध से बिजली बनती है। तो ये एक बताओ, बांध बनाने से 2 उद्देश्यों की पूर्ति हुई। क्या, नहरों से आसपास से खेतों की सिंचाई भी हो गई, नहर बना दी किनारे किनारे, और बिजली बन गई। एक तो बांध के पास लोग क्या करते हैं, जहां बांध बनता है, अब क्योंकि पानी तो रोके ही है, तो उसके किनारे किनारे बढ़िया वो बना देते हैं, सुंदर सुंदर बगीचे, गार्डन बना देते हैं, और पाइप से फव्वारे लगा देते हैं। तो वो, अच्छा, लोग बांध देखने भी आते हैं, लोग देखेंगे ना कि यार कैसे बांध होता है, चलो देखें। तो वहाँ इतना बढ़िया पर्यटन विकसित कर देते हैं, पर्यटन स्थल बना देते हैं, किनारे किनारे बगीचे बना देंगे। और आपने एक आई लव माई इंडिया जो है, एक गाना आपने सुना होगा, एक उसमें वाटर डांस होता है, पानी रंगीन टाइप का डांस करता है, ऐसे नाचता है। तो वहाँ से फव्वारे बनाकर लाइट लगा के पानी डांस कराते हैं, लोग घूमने जाते हैं। अब देखो, लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, लोग टिकट लेंगे, सरकार की आमदनी बढ़ेगी। सरकार का भी एक उद्देश्य हुआ पूरा, 3 उद्देश्य हो गए। कितने लक्ष्य पूरे हुए, 3। एक, जब लोग वहां घूमने जाएंगे तो वहां आसपास के जो गांव के लोग होंगे, चाट का ठेला लगा लेंगे, ठीक है ना, कोई चाट का ठेला लगा लेगा, कोई कुछ बेचेगा, है कि नहीं, कोई खिलौने ला जाकर बेचने लगेगा, लोग घूमने जाएंगे तो वो वहां देखो, वहां पैसे आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे, पैसे। किसको, सरकार को तो अलग से पैसा मिलेगा टिकट बेचने का। इसके अलावा जो लोग वहां दुकान लगाएंगे, जब पर्यटक वहां घूमने आएंगे तो उससे सामान खरीदेंगे, तो वहां भी पैसे का काम है। यानी लोग पैसे देंगे, दुकानदारों की आमदनी बढ़ेगी, आसपास के गांव के लोग क्या होंगे, रोजगार मिल जाएगा। तो वो आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन जाएगा। आर्थिक मतलब पैसा, और गतिविधि मतलब एक्टिविटी, और केंद्र माने सेंटर, यानी वो किसका सेंटर हो जाएगा, आर्थिक गतिविधि का। वहां से पैसा भी आएगा, सरकार को भी पैसा आ रहा है बिजली बेचकर, तो वो आर्थिक गतिविधि का सेंटर बन गया, आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ तो कई उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए ऐसी परियोजनाओं को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। ऐसी परियोजना क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। याद रखना, बहुउद्देशीय परियोजना अच्छे लोग बता नहीं पाते हैं ना, अच्छे लोग इतना समझा पाएंगे। बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज और हर जगह पूछा जाता है, ठीक है ना। और बहुउद्देशीय परियोजना आपके उसमें आएगा, ठीक है ना, लिखने के लिए आता है। तो आप लिख लोगे, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती हैं, ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उन्हें क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे बांध बनाना, जैसे क्या बनाना, बांध बनाना। अस्पताल बनाना, बहुउद्देशीय परियोजना। अस्पताल बनाओगे तो सरकार को एक मिनिमम कुछ तो आमदनी होगी, मिनिमम सरकारी अस्पताल। जब सरकार अस्पताल बनेगा तो अस्पताल के आसपास लोग दुकान खोल लेंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा कि नहीं, उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और वह स्कूल, सरकारी विद्यालय खोलना, ये भी क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना बन सकता है। सरकारी विद्यालय खोलोगे, जनता को लाभ होगा, और वहाँ से सरकार को कुछ तो आमदनी होगी ही। फिर आसपास वहाँ भी दुकानें खुलेंगी। देखो, वहाँ पर कापी किताब बेचने वाले दुकान खोल लेंगे, उनको भी आमदनी होगी। चाट के ठेले लग जाएंगे, चाट पकौड़ी की, उनको भी आमदनी होगी। तो पूरी तरह से क्या बन जाता है, आर्थिक गतिविधि के केंद्र। तो ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो अभी बात को समझ में आई, चलो। तो ये क्या है, नर्मदा। तो हाँ, मैं वो सोच रहा था यार, ये तो एक तो बहुउद्देशीय परियोजना, ये जो आपको बता रहा था मैं, कि जो लोग विस्थापित हुए, देखो ये लोग विस्थापित हुए। अब आगे बताइए, यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। ये जो आंदोलन शुरू हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये इसी मुद्दे को लेकर शुरू हुआ कि कुछ लोग क्या हुए, विस्थापित हुए, उनको हटना पड़ा अपना घर छोड़कर। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। लोग बांध नहीं बनने देना चाहते। तुम कहो यार इतना बढ़िया लाभ है, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोज क्यों लोग बांध क्यों नहीं बनने देना चाहते। अब ध्यान समझना, आगे लिखो। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। धीरे धीरे इस आंदोलन ने क्या धारण कर लिया, व्यापक रूप। व्यापक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए। ध्यान देना, पहला विरोध शुरू हुआ केवल क्या बनाने के लिए,
सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए। लेकिन जब सरदार सरोवर बांध बनाने का विरोध हुआ तो धीरे धीरे लोग को पता चला कि यार बांध बनाने से कितना बड़ा नुकसान होता है, एक काम करो एक और बांध ना बने। हर बांधे का विरोध होने लगा। लोगों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई कि यार बांध बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ वही बांध की नहीं, अब मामला सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहा कि सरदार सरोवर बांध बने या ना बने। अब मामला ये हो गया कि बांध बनना भी जरूरी कि नहीं बनना जरूरी है। तो बताओ मामला बड़ा हो गया कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक स्कूल में सुधार नहीं हो रहा है, एक स्कूल के बच्चे ने मांग उठाई कि भैया हमारे यहाँ ये सुधार होना चाहिए, लेकिन उसी को देखकर सारे स्कूल वाले तैयार हो जाएंगे यार हमारे यहाँ भी ये कमी, हमारे यहाँ कमी। तो वो क्या हो गया, व्यापक रूप ले लिया और पूरे विद्यालय के सुधार की मांग शुरू हो गई। तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। वही यहाँ हुआ, कह रहा कि इसने सभी बड़े बांध, जितने, सिर्फ एक ही बांध नहीं, जितने बड़े बांध थे इंडिया में, कई जगह बांध बने हुए हैं, और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाया। यानी लोग इसको विकास का मॉडल समझते हैं कि भाई बांध बनाओ तो क्या होगा, विकास होगा। अभी हमने 5 परियोजना की बातें बताई कि नहीं, 5 चीज का विकास। इस पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। यानी पहले लोग क्या करते थे कि अगर विकास का मॉडल अपनाना है तो बांध बनाना है, इससे देखो बिजली मिलेगी, नहरों सिंचाई होगी। लेकिन और इस पर अब सवाल उठने लगे। क्यों सवाल उठने लगे? जब लोगों ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनने का विरोध किया, तब लोगों को वास्तव में पता चला कि यार इसमें कमियां क्या हैं। तो सिर्फ नर्मदा नदी पर नहीं, सब बांध का विरोध होने लगा। इसका कारण क्या था? ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है, उनका संगठन भी। अच्छा, ऐसे आंदोलन में जो नेतृत्व होता है स्पष्ट होता है, यानी पता होता है कौन आंदोलन कर रहा है, लीडरशिप कौन कर रहा है, नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, आंदोलन का नेता कौन है, ये स्पष्ट होता है। और उनका संगठन भी होता है। उनका क्या होता है? संगठन भी होता है। लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। ये आंदोलन क्या है, बहुत कम समय तक सक्रिय रह पाते हैं, ये ज्यादा दिन तक सक्रिय नहीं रहते। क्योंकि सक्रिय मतलब कि एक्टिव रहना, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, क्यों नॉर्मल हो जाते हैं? इसके कई कारण हैं। देखो, एक तो ये बहुत बड़ा व्यापक है ना। एक बात बताओ यार, एक तो कुछ बांध बन चुके हैं जिनसे बिजली बन गई है, अब बांध कैसे खत्म कर दोगे? इसका मतलब बिजली फिर बड़ी संकट हो जाएगी। तो अभी ऐसा मुद्दा उठा दिए हो कि इसको हटाना बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसको हटाने के लिए फिर बिजली का दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए आजकल क्या धीरे धीरे आने लगे, सोलर पैनल। तो जब सोलर पैनल हर जगह आ जाएंगे, धीरे धीरे बांध का मुद्दा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जो बांध के लिए आंदोलन हुआ, ये कैसा आंदोलन था? कुछ सीमित समय के लिए था कि लंबे समय के लिए था? लंबे समय के लिए था, क्योंकि ये मुद्दा जल्दी सॉल्व नहीं हो पाया। अब आज क्या कोई एक साल बांध बंद कर देगा, सारे बांध बंद हो जाएंगे? नहीं बंद हो सकते। तो ये समझना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो आसपास के लोग विस्थापित होते हैं उसमें मामला क्या होता है कि नुकसान क्या होता है। देखो, पहली चीज तो नदी जहां बह रही है तो जंगल ही है। आसपास कौन रह रहा है? आदिवासी गरीब लोग रहते हैं, ये चीज मान लो। जंगल के पास कोई बहुत अमीर नहीं जाता। अमीर लोग कहाँ रहते हैं? सिटी में। अब जंगल के आसपास आदिवासी लोग रह रहे हैं। जब बांध आपने बनाया तो देखो, इधर दोनों तरफ पहाड़ में देखते हो कितने पेड़ रहते हैं, कितनी पेड़। उसमें जानते हो क्या होता है? पेड़ में, उन जंगल में, जैसे 2 जिले नष्ट हुए थे, 2 जिले के जंगल डूब जाते हैं। 2 जिले के जंगल डूब जाते हैं तो वहां रहने वाले जो जीव जंतु, बताओ, वहां रहने, जंगल किनारे रहने वाले शेर कहाँ जाएं, नीलगाय कहाँ जाएं, लंगूर कहाँ जाएं, चिड़िया कहाँ जाएं? सब आपने डुबो दिया सब पेड़ को, तो उनका जगह, सबका घर खाली करना पड़ेगा ना। बताओ, कितने पक्षियों ने पेड़ों पर अंडे दिए होंगे, वो कहाँ जाएं? तो बताओ, जीव जंतु को घर छीनता कि नहीं सबका? सब इसीलिए कहाँ भागते हैं? फिर शहर की ओर। लोग कहेंगे रे ये शेर आ गया, इसको गोली मारो, शहर की ओर। भैया तुमने उसका घर छीन लिया तो कहाँ भागेगा, वो कहाँ जाए? तो बताओ, जीव जंतु को घर छीनता है, पहली चीज। और जीव जंतुओं को घर छीनना बहुत बड़ा नुकसानदेह है प्रकृति में। इससे जो आपका फूड साइकिल है, खाद्य श्रृंखला, उस पर असर पड़ता है। दूसरी चीज, एक बात बताओ, इतने तरह के पेड़ पौधे, इतनी दवाइयां होती हैं, इतने छोटे छोटे औषधि के पौधे होते हैं, कोई रोग में काम देता है, कोई कैंसर के काम में काम देता है। हम बता दें, आज के लिए नई नई बीमारियां चलिए, अंग्रेजी दवा करते हैं, ठीक हो पाती। पुरानी जो पहले की जड़ी बूटियां थी ना, जो हरे पौधों से मिलती थी, आयुर्वेदिक दवाएं जो है, जो हरे पौधे से औषधि होता है, उनसे दवा करिए, देखो सब ठीक हो जाता है। लेकिन क्या है, पता नहीं कितने तरह की घास, आप देखो, आप अपनी तरफ की घास देखो, दूसरे गांव देखो दूसरे तरह की घास, और दूसरे जिले में चले जाओ तीसरे तरह की घास। तो कितने तरह की वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं,
जिनमें बहुत सारी औषधियां रहती हैं, डूब जाती है, खत्म हो जाती है औषधि, पता ही नहीं चलता कि ये भी एक औषधि है। तो औषधियां भी डूब जाती हैं, वनस्पतियां भी क्या होती हैं, डूब जाती है, कई तरह के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का नुकसान ही है कि नहीं। तो दो नुकसान, जंगली जीव जंतु का जगह छीन गई, इससे क्या होता है, पर्यावरण असंतुलन होता है। पर्यावरण क्या हो जाता है, असंतुलित। देखो, पर्यावरण संतुलित तब है जब सब लोग रहें। क्या रहें, सब लोग रहें। अगर कोई भी जीव खत्म हुआ तो पर्यावरण क्या हो जाता है, असंतुलित, अनबैलेंस होगा। खाद्य साइकिल में हमने बताया ना कि पौधे की पत्तियों कौन खाता है, मेढक। मेढक कौन खाता है, सांप। सांप को कौन नहीं, पौधे की पत्तियों को कीड़े खाते हैं। कौन खाते हैं, कीड़े। कीड़े, कीड़े कौन खाता है, मेढक। मेढक कौन खाता है, सांप। सांप कौन खाता है, चील। चील को कौन खाता है, मान लो कोई कुत्ता शिकारी शिकार कर ले तो खा गया, कुत्ता मर जाता है, मरने के बाद उसका पोषक तो किसमें मिलता है, जमीन में। एक बात बताओ, अगर कीड़े सब मर जाएं तो मेढक क्या खाएगा, मेढक सब मर जाएं तो सांप सब मर जाएंगे, सभी सांप मर जाएं तो सभी पक्षी मर जाएंगे, तो इस धरती पर बचे कौन। और सभी पक्षी मर जाएं तो फिर छोटे छोटे जीवाणु क्या होंगे, जो कीटाणु लोग होते हैं छोटे छोटे, वो मर जाएंगे। छोटे कीटाणु मर जाएंगे तो खाद्य उसमें जमीन में उपजाऊ कहाँ रहेगी, मनुष्य भी नहीं। तो ये एक खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। वो श्रृंखला की किसी सदस्य को आप मार दोगे तो आप जीवित रहोगे नहीं, वो एक श्रृंखला बनी है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। इसलिए ये भी क्या होता है, अनबैलेंस होता है। तो पर्यावरण में संतुलन क्या है, जरूरी है। एक चीज और है, वहां के आदिवासी लोगों को क्या लालच दिया जाता है कि देखो भैया आप लोग घर द्वार छोड़ दो, बांध बनेगा तो बनते समय आपको नौकरी मिलेगी, बन जाएगा तो यहाँ बिजली का घर बनेगा, और बिजली घर बनेगा तो सरकारी भर्ती होगी इंजीनियरों की, सरकारी भर्ती होगी तो आपको क्या मिलेगी, नौकरी। और नौकरी देने के नाम पर उनको हटा दिया जाता है, उनको एक कागज पकड़ा देते हैं, उनको टीन का घर दिए जाते, उनको टीन का घर देते थे, भैया ऐसा हम आपका घर बनवा के देंगे। लेकिन वास्तव में ये होता कि अगर 1 लाख लोग हटाए गए हैं तो 10,000 लोगों को घर मिल पाता है, सबको मिलता नहीं है। फिर उसके बाद जब 10,000 लोगों को घर मिलता है तो नौकरी बोलेंगे, सबको एक एक घर में एक व्यक्ति को नौकरी दे देंगे। तो जब बांध आदमी बनाता है, जो बिजनेसमैन जब बांध बनाता है, जब नौकरी देने की बात आती है ना, तो अपने सारे रिश्तेदारों को भर लेता है। किसको भर लेता है, रिश्तेदार। उसको आदिवासियों की परवाह नहीं रहती। वैसे भी अपने देश में जातिवाद चलता है, जिस बिरादरी का आदमी कंपनी खोलेगा अपने रिश्तेदार को, अपने बिरादरी के लोगों को भर लेगा। वो तो आदिवासियों कहाँ परवाह करेगा, आदिवासियों को भरेगा नहीं। अब आदिवासियों के घर छीन लिया आपने उनसे, घर जंगल उनका छीन लिया, वो जंगल में रहकर वहां से जो है लकड़ी तोड़ काटते थे और वहां के फल फ्रूट का इस्तेमाल करते थे। तो आप ये देखिए कि बड़े आराम से लोग रह रहे थे, हमने अपने लाभ के लिए उनकी जगह से उनको हटाया और उनको कुछ नहीं मिला। और ऐसे में आदिवासी क्या करते हैं, कभी कभी लड़ने लगते हैं अपने अधिकार के लिए। और जब आदिवासी अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो फिर यही जो कंपनी वाले होते हैं, जिन लोगों ने बिजली घर बनाया, जो कंपनी ठेका लेती है बांध बनाने का, सरकार से क्या करती है, मदद मांगती है। सरकार हमें क्या करो, सुरक्षा प्रदान करो। फिर सुरक्षा बल लगा दिए जाते हैं और सुरक्षा बल धीरे धीरे क्या करते हैं, कोई भी आदिवासी आंदोलन किया उसको क्या करते हैं, अच्छा आंदोलन को दबाया जाता है, उनको लाठियों से पीटा जाता है। आंदोलन करेंगे तो लाठी से नहीं पीटेंगे तो कुछ लोग तो, हालांकि ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, गोली भी चला देते हैं। सरकार नहीं कहती गोली चलाओ, लेकिन यह है कि जो सेना में है, पता लगा वो भी उसी बिरादरी की भर्ती हैं, तो कहें एक काम करो मारो गोली, 1-2 तो गोली भी चला देते हैं। आदिवासी मर भी जाते हैं, उनका खबर लेने यहाँ का हमारा जो राष्ट्रीय मीडिया है ये भी नहीं जाता। तो कितना अन्याय होता है उनके साथ, उन्हीं को देशद्रोही कह देते हैं कि अरे ये सब पाकिस्तान से मिले। तो हेड भी तुम्हारा, टेल भी तुम्हारा, समाचार चैनल भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। तुम उसी बात को सच साबित करने पे लग जाते हो, उनकी गलती होता है ये नहीं बताते हो। आज जिस बिजली का आनंद हम उठा रहे हैं, ये बिजली बनाने के लिए किसी न किसी को अपने घर से विस्थापित किया होगा और उसको लाभ मिला होगा कि नहीं मिला होगा। और हम लोग समाचार चैनल में देखते हैं, कहते हैं अरे यार ये आतंकवादी है, ये काहे हथियार उठाया हुआ है, नक्सलवादी है, काम करो, ये फालतू इसको गोली मारो, खत्म करो सबको। तुम तो आराम से यहाँ बिजली का लाभ ले रहे हो अपने कमरे पे बैठकर, इसको तुम विकास कह रहे हो। लेकिन जो तुम्हारे लिए विकास है वो आदिवासी के लिए क्या था, विनाश था कि नहीं। उसको अपना घर छोड़ना पड़ा तो वो उसके लिए क्या था, विनाश था। तुम्हारे लिए क्या है, विकास है। तुम्हारे लिए विकास क्यों है, क्योंकि तुम उसकी लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो। और जिसका घर हटा के बना है उसके लिए क्या था, विनाश था। आज अभी अगर सरकार आदेश दे देगी इधर से रेलवे लाइन जाएगी, अपना अपना घर खाली करो, जितना मतलब जो हमारा एक सिस्टम बन चुका है रहने का, उठने का, बैठने का, अपना लगता है घर,
जिस दिन छोड़ना पड़ जाएगा उस दिन बहुत तकलीफ होगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए आप लोग। तो ये थोड़ा हमें सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के बरक्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है, बरक्स मतलब इसके अंडर में, ठीक है, बरक्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलन की मिसाल है, एकदम ठेठ आंदोलन है। जैसे आदमी ना कि एक बार नहीं समझा, कहीं ठेठ हिंदी में बताओ तो समझी। तो ये किताब क्या समझाएगा, ठेठ समझाया है कि ये बताओ कुछ आंदोलन सीमित समय तक होते हैं। जैसे नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन क्या था, सीमित समय तक, बस राजा अपनी बात मान ले, काम खत्म। लेकिन यहाँ जो आंदोलन है पर्यावरण वाला, ये क्या है, लंबे समय तक चलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें एक मांग नहीं माननी कि सरदार सरोवर बांध ना बनाओ, सभी बात, बहुत सारी मांगे हैं जो लंबित हैं, जिसमें आदिवासियों का ध्यान रखना है कि नहीं, जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना है। तो दो तरह के आंदोलन हैं। पहला आंदोलन कौन सा है जो ज्यादा समय तक चलते हैं, पर्यावरण के आंदोलन। क्या है? पर्यावरण के आंदोलन। और महिला आंदोलन, ये दोनों ठेठ उदाहरण है। पर्यावरण का आंदोलन और महिला आंदोलन क्या है, ठेठ उदाहरण है। किसके? व्यापक समय तक या लंबे समय तक चलने वाले आंदोलनों क्या है, ठेठ उदाहरण। एनसीईआरटी ने ठेठ शब्द लिखा है, देख लो इसमें। ऐसे आंदोलन के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। इस तरह के आंदोलन के लिए क्या होता है, कोई एक संगठन नहीं होता, इसमें कई संगठन मिलकर काम करते हैं। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल होते हैं। पर्यावरण का जो आंदोलन होता है उसके अंतर्गत क्या होते हैं, कई संगठन मिलकर आंदोलन करते हैं। सबके संगठन अलग अलग हैं, सबके संगठन क्या हैं, अलग अलग हैं। देखो ये क्या दिया है, कोलाज। कोलाज मतलब क्या होता है, पेंटिंग का समूह है, ये दिया हुआ देख लो। कह रहा है कि इस कोलाज में कुछ ऐसे ही तरीकों को दिखाया गया है। एक तरह की पेंटिंग है जिसे कोलाज कहते हैं, ये जो नीचे बनाया हुआ चित्र रेड कलर का। अब देखो यहाँ एक कार्टून दिया हुआ है, क्या लिखा, इनॉग्रेशन ऑफ ये हैंडपंप। देख लो, जिस समय किसी चीज का उद्घाटन होता है उस समय ये क्या लगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक बम्बा लगा दिया गया। और ये जो यहाँ पर वो है ना, ये देखो मनमोहन सिंह जैसे दिया है ना ये प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री है देखो ना, इन्होंने क्या लगाया, एक हैंडपंप। अच्छा उदाहरण देखना, बहुत बढ़िया कार्टून है। जैसे कोई एक आदमी जब बम्बा लगाता है तो बम्बा लगा के जनता से क्या करता है, खूब ताली बजवा। देखो उधर बम्बा लग गया और जिस समय बम्बा लगाया गया उस समय पानी एकदम धकाधक निकल रहा है, बिना चलाए निकल रहा है। पानी कैसे निकल रहा है, बिना चलाए। और जनता देख कर इतनी बढ़िया ताली बजाई। देखो एक लाइन खड़ी है मंत्री जी की तारीफ में कि अरे यार जिस तरह अभी निकल रहा है ना, लगातार निकलता रहेगा, हम लोग तो बिना चलाए नहाएंगे। लेकिन जब मंत्री जी चले गए, मंत्री जी के जाने के बाद इधर देखो किराया हुआ पीछे, चलाने पर भी वो मुंह बंद। ऊपर देखो, ऊपर मंत्री जी जिस समय हैं ताली बजा रहा है, वो समय पानी गिर रहा है, बढ़िया जनता ताली बजा रही है। लेकिन मंत्री जी के जाने के बाद आदमी किराया है, बम्बा हिला तक नहीं पा रहा है और कुछ नहीं निकल रहा है, खाली घड़ा रखा, सबके चिंता की लकीरें हैं। अच्छा देखो ये एक दिया तो पानी है, लेकिन पता क्या लिखा है ऊपर, देखो तो ऊपर लिखा राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। जब कानून लाया गया तो उस समय सरकार ने क्या बोला कि ऐसा है कि अब तो कोई भी सूचना ले सकते हो तुम। तो जनता ने भी ताली बजाई कि यार सही बात है, अब तो जी के पास जितनी संपत्ति हो जान ले भाई। हमारे नेता जब खड़ा हो तुरंत जो है एक आरटीआई लगाओ, ऐसा भैया एक पास कितना संपत्ति है बताओ। या जैसे मान लो कि आपका वो है प्रधानमंत्री की डिग्री है, प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं, कई मुकदमा है प्रधानमंत्री पर, दिखाओ हम देखेंगे। जैसे ये देखें कि बताओ शिक्षा पर सरकार कितना खर्चा कर रही है, कई करोड़ रुपये खर्चा भा, तुरंत मिल जाएगा। तो जनता को ऐसा लगा किस समय, जिस समय ये चालू हुआ, देखिए प्रधानमंत्री रहेंगे ना जिस समय चालू है, लेकिन जिस समय चालू होने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगी गई, कम से कम 1.5 साल बाद डिग्री दिखाई गई। और वो भी जिसने डिग्री मांगी उसको नहीं दिखाई गई, समाचार चैनल में आके दिखा रहे थे। 1.5 साल लगा पूछते पूछते। यानी कि सोचो वही हाल है, नीचे देखो कोई सूचना तुम्हें मांगनी है, बम्बा लिए किराए पड़ा है, पानी नहीं निकल रहा है, मतलब कोई सूचना निकलेगी नहीं भाई। अभी हमारे गांव में एक घटना हुई थी ना पिछले बार, नेवादा में हमारे गांव के एक व्यक्ति ने जाकर गांव में कितना पैसा है कुछ जो है आरटीआई के तहत कुछ जो है सूचना मांगा था।
अब वहां के अधिकारी मिलकर उसी को पीट दिए सब, और सबके सब भ्रष्ट थे, सब पैसे खाए हुए थे। तो सुनो, जिस समय राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का कानून लाया गया, उस समय जनता क्या कि ताली बजाई, बिल्कुल इसी तरह पानी निकल रहा, सूचना इसी तरह निकल रही देखा था, एकदम लग रहा था सूचना किसी से मांगो तुरंत मिल ही जाएगी। लेकिन जब सूचना लेने गया तो बेचारा किराना पड़ा वहां पर नेवादा में, और लोगों ने उसको जो है क्या कर दिया, उसके साथ पिटाई कर दिया, भद्रता कर दी। जबकि सूचना देनी चाहिए, आप सूचना दोगे भाई कितना करोड़ आया ग्राम भगवानपुर भोंगरा में, और जितने पैसे आए उस पैसे में कितना खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, एक एक हिसाब मांग सकते हो आप। सरकार ने कानून बनाया है, कानून तो है मांगने का, लेकिन मांगने में कितना बल पड़ेगा देख रहे हो। जैसे कि बम्बा लगने के बाद पानी निकालने में बल पड़ता है, मंत्री जिस समय लगाए उस वक्त खूब पानी बिना चलाए निकल रहा है, लेकिन बाद में देखो। तो ये समझ रहे हो ना, लिखा है कई लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अगर अब आपसे देखो, ये भी एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, सूचना का अधिकार कब आया? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में उनकी विभिन्न गतिविधियों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक क्या प्राप्त कर सकते हैं? सरकारी कार्यालय में जाएं कि इतना सरकारी काम हुआ है, आप ले सकते हो। जैसे आपके गांव में पानी टंकी आने वाली है, आप जाकर सूचना ले सकते हैं नेवादा में कि भैया हमारे गांव में जो पानी टंकी आई है कितने करोड़ की आई है, कितना पैसा आया है। फिर पिटाई कर दी। नहीं तो अब वही हाल है कि भाई देने वाले को भी तैयार होना चाहिए ना। तो ये राजनीति ऐसे चलती है। आप देखो, अब देखो मैं थोड़ा सा आगे पढ़ता हूँ। इसके बावजूद एक थोड़ा सा देखो, वो सेंटेंस यहाँ से पीछे से है, नेतृत्व भी क्या है? अलहदा है। यानी कि जो व्यापक मुद्दे होते हैं उनके जो नेतृत्व होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलहदा, मतलब अलग अलग होते हैं। और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय क्या होती है? अलग अलग होती है। इनकी राय भी अलग अलग हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है नहीं यार बांध बनने देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं बांध एकदम से बंद करो। तो इनमें भी राय अलग अलग हो जाती है। इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के साझीदार हैं, लेकिन फिर भी सबकी राय भले अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? एक रहता है। इनका दृष्टिकोण एक जैसा होता है, सब लोग पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कुछ लोग जंतुओं को बचाना चाहते हैं, कुछ लोग केवल पेड़ पौधे बचाना चाहते हैं। तो हालांकि बचाना सब चाहते हैं, लेकिन सबकी राय क्या है? अलग अलग है। अच्छा, कुछ लोग जानते हो किसको बचाना चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया पेड़ पौधे चिंता नहीं थी, मेन चिंता थी कि जो आदिवासी लोग हैं इनको घर मिले कि नहीं मिलेगा। तो कई लोग हैं, सब शामिल हैं। पर्यावरण पेड़ पौधे की लड़ाई करेंगे, बांध मत बनाओ। आदिवासी लोग अपने घर के लिए लड़ेंगे, भाई ये बांध तो बनाए रहे, हमको भी नौकरी दो। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? एक है। तो ये चीज है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन होता है। यानी कभी कभी क्या होता है ना कि जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो सब लोग मिल करके एक इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ा ढीला ढाला संगठन बना देते हैं। जैसे पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन में देखो कई राज्यों के संगठन आए थे, सब मिलकर एक संगठन बनाया, संयुक्त किसान मोर्चा। सभी हर राज्य में अलग अलग किसान संगठन है और सबने मिलकर क्या बनाया? संयुक्त किसान मोर्चा। अब संयुक्त किसान मोर्चा में पता लगा दो साथ दे रहे हैं, दो संगठन साथ ही नहीं दे रहे हैं। दो संगठन जाके सरकारें कहीं मिल गए। कुछ चापलूस होते हैं, सरकार भी आजकल एक काम करती है, सरकार भी अपना संगठन बनवा देती है और वो अपने संगठन पता क्या कहे कि एक काम कर जाके उधर मिल जाओ, जो खबर होगी लीक करना हमारी तरफ। सरकार आजकल बहुत होशियार है, जनता ज्यादा होशियार है। जनता सोचती है हम होशियार, सरकार बदलते हैं। जनता सबसे बड़ी मूर्ख। जनता इससे बड़ी पता क्यों मूर्ख है? क्योंकि सरकार जनता नहीं बनाती है, सरकार खुद ही सरकार बनवा लेती है। जनता कहेगी ये देखो भैया हमने कानून बनाया, चलो ताली बजाओ, तो जनता तुरंत ताली। सरकार कहेगी थाली पीटो। बताओ मूर्खों को, इतनी बड़ी मूर्खता किसी देश में नहीं हुई थाली पीटने की। कोरोना इसने बड़ी मूर्खता बता दूं कि पूरे धरती पर कहीं नहीं हुई होगी। इसको मैं मूर्खता कहूंगा, पूरी धरती पर इससे बड़ी मूर्खता। कह रहे हैं ताली और थाली बजाकर इनका उत्साह बढ़ जा रहे हैं। मूर्खों, डॉक्टरों की सैलरी बढ़ाओ, सरकारी डॉक्टरों को नियुक्त करो, सरकारी अस्पताल बढ़ाओ। जब सरकारी अस्पताल ज्यादा रहेंगे, सरकारी डॉक्टर ज्यादा रहेंगे, तो एक डॉक्टर के पास जो 100 मरीज पहुंच जाते हैं ना एक दिन में सरकारी अस्पताल में, एक डॉक्टर के पास जब 10 मरीज, 20 मरीज, 30 मरीज अगर एक दिन में पहुंचेंगे तो ठीक से इलाज कर पाएगा। तो उसका हौसला ऐसे बढ़ रहेगा। ताली थाली बजा के जैसे इतनी बड़ी मूर्खता किसी देश में नहीं हुई। ये समझ लो इतनी बड़ी मूर्खता अपने यहाँ हुई और लोगों ने ताली अच्छा यहाँ सबसे जनता सबसे बड़ी मूर्ख, वो मूर्ख बना रहे, मूर्ख बन रही और थाली ताली बजा रहे हैं। और देखो उसमें सबसे बड़े मूर्खों को,
कुछ मूर्खों ने व्हाट्सएप में वो भेजा मैसेज, उन्होंने कहा जब एक साथ इतनी तालियां बजेंगी तो कोरोना वायरस क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो कंपन उत्पन्न होगा, एक साथ इतना वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, इससे वायरस नष्ट हो जाएगा। अरे गधों, वायरस मरता ही नहीं है, इसलिए उसको वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच का आदमी है। वायरस किसके बीच का जंतु है? सजीव और निर्जीव के बीच का। वायरस तो कभी मरता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैसेज हर जगह व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुआ। और मैं तो सोच रहा हूँ कि जितने विज्ञान की पढ़ाई करने वाले लोग थे ना, अब कितने लोग हैं, 121 करोड़ में ज्यादा 6-7 लाख 1 लाख होंगे, सब सिर पीट के सो गए, सब अपने कर्म पे हाथ रख के रोने लगे, कहे भैया ये देश का कुछ नहीं हो सकता। जिस देश में वायरस को मारने के लिए ताली थाली पीटा जाए, उस देश का क्या हो सकता है? और ये सब राजनीतिक पार्टियां मैसेज करा रही थी। राजनीतिक पार्टियों में एक से एक बड़े मूर्ख हैं, और राजनीतिक पार्टियों के जो फॉलोवर हैं, उनको मानने वाले वो महामूर्ख हैं। चालू है यार, ये अपने आप बंद किया। चलो ये मुझे लगता है बहुत धीमा। नहीं।